मगर वो जब्त कर गया। गीला हाथ झटक कर ग्लास उठाया और टेबल पर रख कर पलटा और बेड पर उसके पास बैठता उसे खींच कर खुद से लगा गया। कुछ देर वो उसके हिसार से निकलने के लिए मज़ाहमत करती रही, मगर जल्द थक हार कर सिसकने लगी। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आज के बाद कोई सवाल नहीं होगा तुमसे। तुम्हें कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। उसे नरमी से थपकते वो बोल रहा था। प्रिहान के जलते दिमाग को जैसे सकून आवर दवा मैसर आई थी। प्रिहान, चुप कर जाओ। ऐसे रोती रही तो तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका चेहरा सामने करते वो धीमे लहजे में बोला। नम होते बाल समेट कर पीछे किए तो उसका सूजा हुआ गाल उसके सामने उसे नजर आया। खानी बेगम के भारी हाथ का पूरी कुव्वत से मारा गया थप्पड़ उसके नर्म गाल पर निशान बना गया था। वो नरमी से उसके गाल सहलाता आगे झुका था। निढाल हो चुकी प्रिहान ने खुद को दूर करना चाहा, मगर वो उसे खुद से ही भींच गया। शायद वो वाहिद जात थी जो उसे दुनिया से बेगाना कर देती थी, उसकी सारी थकन परेशानी दूर कर देती थी। उसका सूजा हुआ गाल नरमी से वो मरहम रख रहा था उस पर। प्रिहान हवास बाख्तगी का शिकार उसकी तरफ देख रही थी। हवेली वालों की दी गई तजलील अपनी जगह, वो गम तो बेइज्जती के एहसास से रूशनास ही करवाता था, मगर खानजादा की दीवानगी उसे सबसे नायाब बना देती थी। यूं जैसे उस दुनिया में उससे कीमती उसके लिए कोई ना हो, जैसे वो नायाब कांच हो। प्रिहान, मेरी बात सुनो। आज से तुम किसी को कोई जवाब नहीं दोगी। अपनी मर्जी से रहना, जैसे तुम रहना चाहती हो। कुछ भी हो मुझे ज़रूर बताना, ओके? नरमी से उसने समझाते हुए उसका गाल सहलाया तो वो गुमसुम सी शहद रंग आंखों से उसे तकने लगी। आज हाशिम खान की फैमिली से मिलने क्यों नहीं गई? उसके सवाल पर वो रुख फेरती उसका हाथ खुद पर से हटाकर पीछे हुई। मैं जा रही थी, फिर मनाल आ गई और मुझे आईना दिखाया कि मेरी ये सब कोशिशें बेकार हैं। ये भारी और अपने साइज से बड़े लिबास पहनकर सर पर दुपट्टा जमा कर भी मैं किसी के दिल में जगह नहीं बना सकती। उसने सही कहा। जब मुझे इतना कुछ करके अपनी सास को बाकी सब की तरह मोरे कहने की बजाय मुलाजमों की तरह खानी बेगम कहने का हुक्म मिले तो मुझे अपनी जगह पहचान लेनी चाहिए थी। तभी वो हकीकत बयान करते बहुत कुछ जता रही थी। उसके मासूमाना अंदाज से नाराज़गी जताने पर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराया। प्रिहान उसकी मुस्कुराहट पर गुस्से से मुठियां भींच गई। जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाता हूँ। मैंने लंच नहीं किया, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खाऊं। उसके भींचे हुए हाथ खोलकर उसने प्यार से कहा। प्रिहान ने हाथ पीछे खींचकर उसे देखा, मगर चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। खामोशी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसके जाते ही वो पथरीले तासुरात लिए कमरे से बाहर निकला और सीधा गुलजान के पास उनके कमरे में पहुंचा। मोरे, क्या कुछ खाने के लिए पड़ा है? क्या प्रिहान ने लंच किया था? उसके फिक्रमंद लहजे पर वो मुस्कुरा कर उठी और बिखरे बाल पेशानी से समेट कर नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया। उसने लंच नहीं किया, सब मौजूद है। मैं अभी खाना गर्म करती हूँ अपने बेटे के लिए। तुम परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। उनके नर्म लहजे पर वो गहरी सांस भरकर सर हिला गया। जानता था मुश्किल सिर्फ प्रिहान के लिए नहीं, हवेली वालों के लिए भी थी। ना वो प्रिहान को समझ पा रहे थे, ना वो उन सबको। वही सब ठीक कर सकता था। वो हर हाल में ठीक करना भी चाहता था। वो प्रिहान को नहीं छोड़ सकता था। अब तो बिल्कुल नहीं। आदत बन गई थी वो उसकी, ज़रूरी हो गई थी उसके लिए। गुलजान ने खाना गर्म करके सलाद तैयार किया और खानजादा को पकड़ा। मुस्कुरा कर वो उसे देख रही थी जो खुद पानी नहीं पीता था। आज सब पर नाराज़गी जाहिर करता अपने कमरे में खुद खाना ले जा रहा था। प्रिहान कमरे में मुंह धोए बैठी थी। उसे खाना खिलाकर वो बर्तन एक तरफ रख चुका था। वो बेड के दूसरे किनारे होकर लेटती आंखें बंद किए सर हाथों में पकड़ कर दबा रही थी। खानजादा उसके पास नीम दराज होता उसे खुद से करीब करके नरमी से उसका सर दबाने लगा। वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। उसके यकटुक देखने पर खानजादा मुस्कुरा कर झुका तो तेजी से मुंह पर हाथ रख गई। सो जाओ, उसे घूरकर मसनूई नाराजगी से बोलता वो बैकग्राउंड से सर टिकाकर बैठ गया। प्रिहान सिमट कर करवट के बल लेट गई। उसके नींद में जाते तक वो वैसे ही बैठा उसका सर दबाता रहा था। वो आगा जान के सामने सर झुकाए बैठा था, नाराज, मगर बुलवाने पर चला भी आया था। खान, तुम्हारी दादी के गुजर जाने के बाद मैंने खानी को यहाँ बहू बनकर आते ही पूरी हवेली की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो उसने इतने बेहतरीन तरीके से संभाली कि पूरे इलाके में हमारी हवेली का निज़ाम सबसे मशहूर है। यहाँ का रहन सहन, अतवार व तहजीब, एक भी फ़र्द या चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होने दी। उसने यहाँ हुकूमत की है, किसी की आज तक जुर्रत नहीं हुई उसकी बात से इनकार करे। तुम्हारी बीवी को मेहमानों के सामने बुलवाया तो इज्जत दी ना, इस काबिल समझा कि अपनी बहू के तौर पर हाशिम खान की फैमिली को मिलवाती, मगर वो नहीं आई। बार बार बुलवाने पर भी नहीं आई। तबीयत भी ख़राब थी तो आ जाती, मिलकर चली जाती।
ऐसी बदतहजीबी आज तक यहाँ किसी बहू बेटी ने नहीं दिखाई। वो आहिस्तगी से बोलते जब्त कर रहे थे, वरना ये बात उन्हें भी काफ़ी गिरा गुजरी थी। खानज़ादा ने गहरा सांस भरा मगर बोला कुछ नहीं। अगर वो ऐसा रवैया रखेगी तो हम कभी कबूल नहीं करेंगे। उसे कभी यहाँ की बहू वाला एहतराम नहीं मिलेगा। मुलाजमाओं ने खानी की डांट से पहले उसकी बगावत भी मुलाहिजा कर ली है। खूब इज्जत करवा रही है वो, तुम्हारी भी और हमारी भी। आगा जान ने पिछोताप खाते सर्द लहजे में कहा, आइंदा नहीं करेगी ऐसे, समझा दिया है। और आइंदा बहरोज़ खान के घर वालों से उसे मिलवाने की ज़रूरत भी नहीं, मैंने मना कर चुका हूँ उसे। वो उसकी तरफ से सफाई देता आधा इल्ज़ाम खुद पर ले गया। आगा जान ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, अपनी मोरे से नाराज़गी ख़त्म करो, कल से कमरे में बंद है। उसे खौफ है कि तुम हवेली छोड़कर चले जाओगे। आगा जान की बात पर वो बेचैन हुआ। ऐसे कैसे हवेली छोड़ दूंगा, वो बीवी है मेरी, हमारे रिश्ते को 1 माह हो गया, उसे छोड़ नहीं सकता। तो इस हवेली और इसके मकीन तो 27 साल से साथ है। हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत है। मैं ना अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ और ना हवेली वालों को। वो नरमी से बोलता उनके खौफ को ज़ाहिल कर गया। उनकी गर्दन फ़ख्र से तन गई, आंखें चमक उठी। वारिस की खुशी कब दे रहे हो? तुम्हारी खातिर इतना कर सकते हैं कि हमारे वारिस की माँ को इस हवेली में एहतराम दिया जाए। उसे यहाँ मकाम दिलवाना है तो हमें वारिस दो। पूरा महीना हो गया है शादी को, मुँह से कहना पड़ा है। तुम बच्चे तो नहीं हो कि हम सबकी ख्वाहिश को ना समझ सको। आगा जान की बात पर वो उन्हें देखता नजरें चुरा गया था। यहाँ हर आए दिन नई मुसीबत पर परिहान लड़ने मरने पर तुलाती थी और उन्हें वारिस की पड़ी थी। वो आह भर कर रह गया। हमें ये खुशखबरी अगर तुमसे भी ना मिली तो हम दावर या यावर की तरह तुम्हें ऐसे बेनाम नहीं घूमने देंगे। 10 शादियाँ करवाना पड़ी करवाएंगे। उनकी बात पर वो माथे पर बल डाले उन्हें घूरने लगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, धमका रहे हैं? खानज़ादा के बिफरे हुए लहजे पर वो टांग पर टांग चढ़ाते सुकून से उसे देखने लगे। धमकी समझना चाहो तो वही समझ लो, ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। इस बार वो मध्यम नहीं पड़े थे, उसी रोब से बोल रहे थे। वो उठकर कपड़े झाड़कर तनफन करता वहाँ से चला गया। खान यूसुफ पीछे से कह कहा लगा कर उठे। खानज़ादा को हाथ में करने का यही हल था। पिछले 1 साल से हवेली के वारिस की चाह में वो खानज़ादा को शादी करने पर जोर दे रहे थे। जब वो शादी कर चुका था तो खामोश घूम रहा था, मगर खान यूसुफ का सब्र अब जवाब देने लगा था। खानज़ादा सर झटकता खानी बेगम के कमरे में गया तो वो अंधेरा किए खामोश सी पड़ी थी। मोरे अब ठीक है, उसने करीब जाकर नरमी से मुखातिब किया तो वो झटके से उठ बैठी। खानज़ादा मेरा बेटा, मोरे कुर्बान। उनके तड़पते अल्फाज और नम लहजे ने ही जाहिर कर दिया कि वो खानज़ादा के गुस्से से कितनी परेशान हो गई थी। उन्हें सीने से लगाता वो पेशानी चूम गया उनकी। मुरे कल के लिए माफ़ कर दें, आपका खानज़ादा बीवी के मामले में थोड़ा ज़्यादा जज्बाती है। उसके चेहरे पर पड़ा थप्पड़ मुझे अपने ऊपर महसूस हुआ था, तभी तकलीफ़ से समझ नहीं पा गया कि किसे क्या कह रहा था। उनसे माफ़ी मांगते वो अपनी कैफियत भी बयान कर गया। वो खामोशी से उसे खुद से लगाए बैठी रही। मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा मोरे। मैं उन बुज़दिल बेटों में से नहीं हूँ जो बीवी की मोहब्बत में माँ की सारी उम्र की मोहब्बत को भुला दे। वो उनका खौफ दूर करना चाह रहा था ताकि वो पहले जैसी हो जाए, रोबदार और तुरादार। खानी बेगम खौफ से आज़ाद होती मुस्कुरा दी। अपनी बीवी से कह देना मेरे सामने ना आया करे, अपनी मर्ज़ी से रहे। अब मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। शहर की लड़की है, शायद हमारे तौर तरीक़ों में फ़र्क है और वो फ़र्क उसे सीखना भी नहीं है। वो संजीदगी से बोलती प्रिहान से दस्तबरदारी इख्तियार कर रही थी। वो चुप सा हो गया। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि प्रिहान हवेली में सबसे अलग और अकेली रहे, मगर फ़िलहाल यही मुनासिब हल था। उसने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर प्रिहान के साथ जाने कितने रोज़ हवेली वाले एक नज़र आने वाले फ़र्द की तरह पेश आने लगे थे। वो गुलजान बेगम से बात करती या फिर कमरे में बंद अकेली पड़ी चिड़चिड़ी होने लगी थी। ईसा यार क्या मसला है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे हदीर लाला आज लेट हो गए हैं, उनका वेट करो उनके रूम में बैठकर। मूसा आदत के ऐन मुताबिक भड़क कर बोल रहा था। वो ऑफिस में बैठा था जब ईसा उसके पास वहीं पहुंचा और कब से मुसलसल उसका सर खा रहा था। अब लाला कहा ना काम है ज़रूरी। रस्सी जल गई पर बल ना गया। वो नाक चढ़ाकर बोलता हुआ मूसा का दिमाग ख़राब कर गया। शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। 1 घंटे का काम लेकर बैठा था और तुम्हारी मेहरबानी से 2 घंटों में भी नहीं कर पाया अभी तक। वो दांत कचकचा कर बोलता लैपटॉप पटाख की आवाज़ से बंद कर गया। ईसा यूं बैठा रहा जैसे वो दीवार से बात कर रहा। मुझे लगता है हदीर लाला ने वाकई लालची लड़की से शादी कर लिया। मनाल हाशिम मिली थी मुझे, उसने जो मुझे बताया। मतलब डेयर के बहाने उन्होंने जानबूझकर हदीर लाला का नंबर लिया, बातें की, उनके ऑफिस गई। एक बात तो शायद लाला ने अभी किसी को बताई नहीं। ईसा संजीदा होकर बोलता मूसा को चौंका गया। क्या बात? ईसा तुम इस मामले से दूर रहो बस। मूसा ने उसे सख्ती से बाज रखना चाहा। वो ये कि उनकी शादी से कुछ दिन पहले भी वो लाला के ऑफिस गए, फिर वो आइसक्रीम पार्लर में मिली। व्हाट इफ़ इट वॉज अ प्लान गेम?
फर्स्ट ऑफिस, देन पार्लर एंड देन हॉस्पिटल। उसने पुरसोच लहजे में कहा तो मूसा ने आह भरी, उसे बच्चा मत समझो जो पागल बन रहा है। तुम्हें क्या पता उस मनाल हाशिम की लगाई आग की वजह से कुछ दिन पहले खानी मोरे ने उस बेचारी लड़की को सबके दरमियान थप्पड़ मारा, इंसल्ट की उसकी। और जानते हो हदीर ने क्या रिएक्शन दिया? शेर की तरह दहाड़ रहा था वो, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। मोरे से भी और आगा जान से भी लड़ा, आगा जान तक को सुना दी बातें। मूसा के बताने पर ईसा की आंखें फैल गई। मतलब यहाँ बोलना मना है? वो झुरझुरी लेकर सीधा होता तौबा करने लगा। सारे शक भाप बनकर उड़ गए। सॉरी फॉर लेट मूसा, क्या सब ठीक है? उसी वक्त खानजादा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए ईसा को भी वहीं देखा तो सवाल किया, आपका वेट कर रहा हूँ, कब से बात करनी है। ईसा ने पलटकर खफकी से कहा तो वो कदम बढ़ाता अंदर आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? ईसा ने बगौर उसकी आंखों में सुर्खी देखी। सब कहाँ ठीक है, हवेली के मामलात ने घुमा कर रख दिया। प्रिहान और मूरे के दरमियान सब उलझ गया। प्रिहान को अभी उसकी आनी के घर छोड़कर आ रहा हूँ, शायद कुछ संभल जाए। काफ़ी दिन से अपसेट है और चुप चुप रहने लगी है। ऊपर से हमारी फसलों को किसी ने आग लगाने की कोशिश की है। अदब खान ने सब संभाल लिया जिसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, मगर कौन हो सकता है और क्यों कर रहा है? खैर ये सब तो मैं देख लूँगा, मामूल का काम है। तुम बताओ क्या कहना है? वो पेशानी मसलते हुए उन दोनों के सामने खुलकर बोल रहा था। मूसा भी फिक्रमंद हुआ। यार तुम हवेली वालों को कुछ वक्त के लिए उनके हाल पर छोड़ दो, भाभी और मोरे खुद ही कुछ दिन तक नॉर्मल हो जाएंगी। अदब खान कुछ पता करके बताए तो देखते हैं। जो भी कर रहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तभी औकात में आएंगे सब। मूसा ने जबड़े भींच कर अपने मिजाज के अन मुताबिक मशवरा दिया तो वो खामोशी से सर हिलाकर ईसा को देखने लगा। यार आई नो आप लोग परेशान हैं और मुझे ये बात बाद में करनी चाहिए, मगर मज़ीद लेट किया तो बात बिगड़ भी जाएगी और गड़बड़ हो सकती है। ईसा ने गहरा सांस भरकर कहा, पलवशे ने कॉल की थी मुझे, वो मूसा लाला से शादी नहीं करना चाहती। ईसा की बात पर जहाँ मूसा ने दांत कचकचा कर उसे घूरा जो बैठे बैठे वो बात ले आया था, हदीर के माथे पर बल पड़ गए। उसकी बहन को ये बात उससे करनी चाहिए थी और वो किसी और से सुन रहा था। शी वॉज अपसेट। वो आपके मामूजात साले को पसंद करती है। देखिए हदीर लाला, वो आपसे बात करना चाहती थी मगर खानी मोरे ने सख्ती से मना किया। आगा जान इन बातों को अहमियत नहीं देते, मगर ये ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। मैं आपसे अभी बात ना करता, मगर वो 2-3 मरतबा कॉल कर चुकी है क्योंकि आगा जान अब बाकायदा शादी का सोच रहे हैं। वो मेरी भी बहन है, मुझे उसकी पसंदीदगी से कोई एतराज़ महसूस नहीं हुआ। ईसा ने हदीर के बिगड़ते तासुरात पर वजाहत दी। यार ऑनेस्टली साले खान बेहतरीन चॉइस है। मैं मैरिड हूँ और काफ़ी बड़ा हूँ उससे, मेरा तजर्बा भी अच्छा नहीं रहा। तो मूसा ने भी आहिस्तगी से अपना ख्याल जाहिर किया तो वो झटके से खड़ा हुआ। दोनों के मशवरे का शुक्रिया, अब अपने काम से काम रखना। वो सख्ती से कहता वहाँ से चला गया तो दोनों भाई गहरा सांस भरकर रिलैक्स हुए। आनी बदल गई हैं, हर वक्त नज़र रखती हैं। अपनी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे भी कॉलेज नहीं जाने देती। आई थिंक वो मुझ पर शक करने लगी है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उनको हर वक्त ही प्रॉब्लम रहने लगा है। बीपी उनका हाई रहता है। पूर्वा उसके सीने से लगी रो पड़ी। दिल का सारा गुबार वो एक साथ निकाल देना चाहती थी। शायद प्रिहान के हाथ पैर फूल गए। वो तो आनी से बात करने आई थी, हवेली छोड़ने की, इस रिश्ते से जान छुड़वाने की, मगर यहाँ के हालात तो शायद वहाँ से भी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। आनी आप ठीक तो हैं ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं? वो आनी के पास बैठती फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो फीका सा मुस्कुराई मगर प्रिहान को उनकी सेहत गिरी गिरी से महसूस हुई। मैं ठीक हूँ मेरी जान, बस मुझे तुम लोगों की फ़िक्र रहती है। तुम अपने घर में खुश हो ना? उनके सवाल पर वो बददिली से सर हिला गई। अप अपनी वो सब जलालत और वो थप्पड़ तक छुपाना पड़ा उसे। शुक्र है, बस मेरे लिए इतना बहुत है। अब परी की जिम्मेदारी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छी जगह इंगेज कर दूँ इसे। आनी की बात पर पूर्वा के होश उड़ गए। प्रिहान भी घबरा गए। आनी पूर्वा को भी रहने दे, इसकी उम्र ही क्या है कि आपको इसके रिश्ते की फिक्र होने लगी अभी से? प्रिहान ने हमेशा वाली बात दोहराई। उसकी नज़र में आज भी पूर्वा वही 8th लेवल की बच्ची थी। प्रिहान अब ये बच्ची नहीं, कॉलेज गोइंग है और मैं बस रिश्ता करने की बात कर रही हूँ। अच्छे लोग ढूंढने में भी वक्त लगेगा और अभी सिर्फ इंगेजमेंट करूँगी। कल को मैं मर भी गई तो पूर्वा को किसी अच्छे लोगों के हाथ सौंप कर जाऊँगी। आनी की बात पर पूर्वा रोते हुए उनके साथ लग गई। आनी की हालत और बातें आजकल उसे सहमाई रखती थी। आनी प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मम्मा के बाद हमारे पास अब आप ही हैं। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। और अच्छे लोगों का क्या, मेरे लिए भी तो ममा अच्छे लोग चुन कर गई थी और देखें क्या हुआ। बात तय थी कि स्टडीज़ के बाद शादी होगी, फिर भी उनके बेटे ने शादी का शोशा छोड़ा और मुझे आखिरी दिनों में जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक मेरी शादी हो गई, मगर ये बात सारी ज़िंदगी एक हकीकत रहेगी कि मैं उनकी पसंदीदा बहू नहीं हूँ। मैं बस अचानक ही थोप दी गई लड़की हूँ उन पर।
जिसे उनके बेटे ने जाने क्या सोचकर सुन लिया था। वो बात करते करते आखिर में रो पड़ी। अनचाहा होने का एहसास आजकल कुछ ज़्यादा ही कचोके लगा रहा था उसे। ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसे ना तोड़ पा रही थी ना निभा पा रही थी। हवेली उसे एक आलीशान जिंदान ही तो लगती थी। थक रही थी वो, और ये बात ना वो खानज़ादा को कह पाई थी और अब ना आनी के सामने खोल कर कह पा रही थी। प्रिहान मेरी गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या वहाँ सब ठीक नहीं है? उन लोगों ने कुछ कहा है तुमसे? बड़े लोग हैं वो, थोड़ा वक्त लगेगा उनसे घुलने मिलने में। बस कुछ अरसा सब्र से गुजार लेना मेरी जान। तुम्हारी चुप और फर्मा बिरदारी उन सब का दिल जीत लेगी। हदीर तो अच्छा है ना? आनी की घबराहट और फिक्रमंदी पर वो बेचारगी से थक कर सिसकने लगी। चुप रहना और हर बात पर सर झुका लेना, हर बुरा रवैया सर झुका कर सहना कोई आसान काम तो नहीं था ना। शायद कोई तहम्मुल मिजाज लड़कियां ऐसा कर जाती होंगी, मगर इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी जाने कितना कुछ सहना पड़ता है। अपना आप मारना पड़ता है, खुद को भूल जाना पड़ता है। वो इतनी सब्र वाली नहीं थी। प्रिहान मेरा दिल मत दहलाओ, कुछ हुआ है तो बता दो, मैं हदीर से बात करूंगी। तुम अपनी आनी को तो बताओ ना। आनी की कपकपाती आवाज़ पर वो जब्त की कोशिश करने लगी। पूर्वा परेशान सी उसे तक रही थी। वो पहले आनी के रवैये को लेकर घबराई हुई थी, ऊपर से आज प्रिहान का इस तरह से रोना उसे दहला रहा था। ठीक हूँ, बस आप दोनों की याद आती है, इतना दूर भेज दिया मुझे। हवेली वाले सब वैसे ही हैं जैसे वलीमे पर थे, ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत लुटाने वाले और ना ही नफरत करने वाले। अब तो थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है सबसे। गुलजान मोरे तो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं। वो नम आवाज़ में आंसू साफ करके झूठ सच की मिलावट करती दोनों को बता रही थी। बेटियां छोटी से छोटी तकलीफ पर रो देने की आदत रखती हों, तब भी जब ससुराल में ब्याह दी जाए ना, तो शायद ऐसे ही अपना भरम रख कर बड़े से बड़ा दुख अपने अंदर उतार जाती है। प्रिहान को आज समझ आया था कि ऐसा क्यों होता है। सच बताने से भी बस नसीहत मिलती है या सब्र की तलकीन? अनचाहे रिश्तों से छुटकारा कभी नहीं मिलता कि वो रोकर सब कह दे। वो भी सारी तकलीफ अंदर उतार कर आनी और पूर्वा को बहलाने की कोशिश करती रही, उन्हें दिलासा देती रही। रात के खाने के बाद बातों बातों में पूर्वा ने अंकल के उस बुरे फ्रेंड का जिक्र किया तो वो बुरी तरह सहम गए। आनी की परेशानी का जैसे उसे सिरा मिल गया था, उनकी सख्तियों का एक साथ जवाब मिल गया था। पूर्वा को आनी के साथ साथ रहने की सख्ती से ताकीद करती वो अंदर से खुद भी डर गई। वो जो सोच कर आई थी कि आनी से बात करके हवेली वापस नहीं लौटेगी, अब आनी से बात किए बिना अपने फैसले पर डट गई। पूर्वा को किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। पूर्वा और अपने मुश्तरका कमरे में वो अलमारी खोले अपने पुराने ड्रेसेस का जायजा ले रही थी। वैसे तो हवेली से ही इस बार वो जहेज का एक जोड़ा पहन कर आई थी, मगर अब वो भी बोझ लग रहा था। एक हल्का सा पीच कलर का कुर्ता और कैपरी लेकर शावर लेने चली गई। चेंज करके आई तो एकदम हल्का फुल्का महसूस होने लगा। मौसम काफ़ी बदल गया था। फैन ऑफ होने के बावजूद शावर लेने पर एकदम कपकपाहट का एहसास हुआ। बाल उसकी शादी के बाद 1.5 माह में ही कमर तक आ रहे थे। मुझे सबसे पहले इन बालों से जान छुड़वानी चाहिए। ब्रश करते उसने बालों को गौर से देखकर नाक चढ़ाते का नम बालों को ऐसे ही खुला रहने दिया। पूर्वा दूध का गिलास लिए अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। वो भी पैरों में पड़ा ब्लैंकेट खींचकर खुद पर डालती उसके पास बैठ गई। यार मेरी ट्वीटी का दिल नहीं उगता था ये हर वक्त दूध पी पी कर इतना बड़ा ग्लास। वो उसके हाथ में बड़े साइज का मग देखकर हंसी दबाती उसके गाल सहलाने लगी। पुरवाई की सांस में सारा दूध अपने अंदर उंडेलती उसे चमकती आंखों से देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे मौत का सरंजाम दिया हो कोई। कंधों से ज़रा ढलके बाल खुले हुए थे, ट्राउज़र शर्ट में नाजुक सा सरापा छुपा हुआ था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी सारा पी जाती हूँ, अंकल की चाय के लिए भी नहीं बचाती। वो मुंह पर हाथ रखे हंसी दबाकर अपना कारनामा बता रही थी। प्रिहान हंसकर उसके गिर्द बाजू लपेटती उसके फूले फूले गाल चूमती सब भुला गई थी। मुझे अपनी ट्वीटी की बहुत याद आती है। पूर्वा के गाल सुर्ख करके वो उसके कंधे पर गाल टिकाकर उदासी से मुस्कुराई। पूर्वा भी बच्चों की तरह होंठ लटकाकर सर हाँ में हिलाने लगी कि वो भी याद करती है।